चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज काफी लेट हो गया है। आज हम बात करते हैं फेरिंजाइटिस की, और फेरिंजाइटिस के बाद बात करते हैं कि टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है और उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है गैसेस का हमारी पूरी बॉडी में। और ये वो तरीका है जिसके माध्यम से हमने कोरोना के लेवल पे भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया था जनरल टॉनिक D5 में P1, याद रखिएगा S5B डालकर। ठीक है, कई बार हमने RE डालकर बढ़ाया। ठीक है, कई बार कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मेडिसिन काम नहीं करती। जैसे ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, लेकिन बहुत जगह ऐसी होती है जहां स्टिमुलेंट और ब्लड सर्कुलेशन दोनों बढ़ाना पड़ता है, वहां पर RE का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, फेरिंग्स के इन्फ्लामेशन को फेरिंजाइटिस कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, ट्रैकियाइटिस, ये सब थ्रोट इन्फेक्शन के कैरेक्टर में आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये थ्रोट के बैक में स्थित होता है, यानी ये फ्रंट के बैक में पीछे के साइड आपको स्थित होते हुए नजर आता है। से प्राय ज्यादातर दोस्तों सिंपली हमेशा याद रखना सोर थ्रोट के रूप में रिफर करता है डॉक्टर। फेरिंजाइटिस के कारण भी आप जब देखते हो पेशेंट गले में खराश रखता है, ठीक है, बार बार स्क्रैचेस आती है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कुछ चल रहा है, खुजली हो रही है, कांटे लग रहे हैं, डिफिकल्ट स्वॉलोइंग होता है दोस्तों, निगलने में डिफिकल्टी होती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग फेरिंजाइटिस इंड्यूस सोर थ्रोट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन होता है डॉक्टर विजिट का ठंडे दिनों में। यानी अब जो समय आ रहा है फेरिंजाइटिस लेरिंजाइटिस का आ रहा है, क्योंकि बरसात खत्म होने वाली है, ठंड शुरू होने वाली है। और इसीलिए याद रखना दोस्तों, फेरिंजाइटिस कोल्डर मंथ ऑफ द ईयर में सबसे ज्यादा देखने वाला होता है दोस्तों। ये एकमात्र मोस्ट कॉमन रीजन होता है दोस्तों, जो पीपुल जितने लोग होते हैं अपना वर्क जो है वर्क फ्रॉम होम करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन उनको होती है और वो ऑफिस नहीं जा पाते हैं। इसीलिए दोस्तों सोर थ्रोट को प्रॉपरली ट्रीट करने के संबंध में जब आप इलेक्ट्रोमेपैथ की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमेपैथ के अकॉर्डिंग कॉज का आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फेरिंजाइटिस कॉज किस कारण से हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो सिंपल दो चीज देखिएगा, बैक्टीरियल कॉज है या वायरल कॉज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको केवल यहां पर एस्टेन को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, याद रखना आप इस बात को, S10A3F1Y इज सफिशिएंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन है तो इस प्रोटोकॉल के साथ में ऑल वायरल फीवर ड्रॉप 10th डाइल्यूशन 147 आपको देना पड़ेगा। उसके बगैर प्रोटोकॉल से आपका फीवर नहीं उतरेगा और थ्रॉट का प्रॉब्लम नहीं जाएगा। याद रखना यहाँ पर न्यूमरस बहुत ही ज्यादा, अगर आप कॉजेज देखते हो बहुत ही न्यूमरस वायरल और बैक्टीरियल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फेरिंजाइटिस कॉज करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखो मीजल्स अगर होता है सबसे ज्यादा फेरिंजाइटिस कॉज होता है। एडिनो वायरस इन्फेक्शन अभी देखो, कॉमन कोल्ड का सबसे कॉमन कारण होता है एडिनो वायरस। अभी ये जो कोरोना वायरस हुआ था ये क्या था, ये भी एक प्रकार से स्पेशल एडिनो वायरस ही था दोस्तों। चिकन पॉक्स, ठीक है, क्रूप जो लगातार खांसी आती है दोस्तों, वूपिंग कफ, ठीक है, एक चाइल्डहुड इलनेस होती है जो कि बार्किंग कफ के द्वारा डिस्टिंग्विश होती है, एकदम जोर लगा के बिल्कुल भारी खौ खौ ठौ ठौ के जो खांसी आती है उस रूप में ये फेरिंजाइटिस के रूप में सामने आती है। वूपिंग कफ भूलना नहीं दोस्तों। ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सारे के सारे थ्रॉट इन्फेक्शन कॉज करते हैं और सबसे बेकार बैक्टीरिया होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जैसे ही वायरस की इन्फेक्शन हुई, वायरल के इन्फेक्शन के बाद में जो बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, इम्यूनिटी डाउन होती है, उसके तुरंत बाद देखिएगा वहां पर आपको स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जो होता है ये स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो काज होते हुए नजर आती है। इसलिए याद रखना फेरिंजाइटिस का मोस्ट कॉमनली वायरल इन्फेक्शन के द्वारा जो कॉज होता है, जैसे कॉमन कोल्ड, जैसे इन्फ्लुएंजा, जैसे मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, ये सब के सब वायरल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। ठीक है, एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं और केवल ट्रीटमेंट सिम्टम को रिलीव करने में मदद करता है, लेकिन इन्फेक्शन जाती नहीं। जब हम लोग बचपन में बीमार होते थे 3 से 4 दिन लगते थे, वी कैन क्योर, हम आसानी से क्योर हो जाते थे। लेकिन आज की कंडीशन में क्या हो रहा है, आप और मैं देख रहे हैं दोस्तों, 15-15 दिन एंटीबायोटिक खाने के बाद में भी एंटीबायोटिक लागू नहीं हो रही, आप पे वर्क ही नहीं कर रही है एंटीबायोटिक, और इसीलिए कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है दोस्तों। यही कारण है लेस कॉमनली, बहुत ही कम फेरिंजाइटिस अगर बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा काज होता है। यानी आपको याद रखना है ज्यादातर वायरल के कारण शुरुआत होती है, तो पहले वायरल फीवर ड्रॉप,
उसके बाद आप सेकेंडरी बात करेंगे दोस्तों। तो याद रखना हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक रिक्वायर होती है, और यही कारण है जब आप थ्रॉट की देखते हो मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस थ्रॉट इन्फेक्शन होती है दोस्तों, जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई के द्वारा काज होती है। इसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं दोस्तों, इसीलिए याद रखने की जरूरत है। रेयरली बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस के कॉजेज में गोनोरिया भी एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, ठीक है, आपको कोलिनोबैक्टीरियम जो एक बैक्टीरिया होता है उसके कारण भी बहुत कॉमन से होते हुए देखा जाता है। आज के समय में रेजिस्टेंट पावर, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, आपके आसपास के जो वातावरण है वो गंदा हो गया है, इसी कारण कोल्ड और फ्लू का फ्रीक्वेंट एक्सपोजर भी आप देखेंगे आपको होता है, और वो फेरिंजाइटिस के केसेस को, उसकी रिस्क को बढ़ा देता है दोस्तों। ये उस समय स्पेशली ट्रू होता है जब कोई व्यक्ति जो होता है जॉब हेल्थ केयर में काम करते हैं, एलर्जीज और फ्रीक्वेंट साइनस इन्फेक्शंस में स्प्रेड करते हैं। यानी आप जब हॉस्पिटल में काम करते हो, आप और मेरी बात कर रहे हैं, हम लोगों के पास जब केसेस आते हैं तो हम लोगों को सबसे ज्यादा इन्फेक्शन की कंडीशन, इसलिए मैं कहता हूं सिंथेसिस सेकंड प्लस REW, ठीक है, या केवल सिंथेसिस सेकंड प्लस डब्ल्यू आप कंटिन्यू लेते रहे, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये मुझे गले में जो प्रॉब्लम है ये पैरालिसिस की कंडीशन है। आप देखते हो मुझे सुबह सुबह भारी आवाज होती है, और शाम के समय में आप देखोगे मैं बिल्कुल क्लियर हो जाता हूँ, ठीक है। जैसे सुबह उठता हूँ मुझे तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है, लेकिन जैसे जैसे मैं दोपहर के या नाइट के क्लास में देखते हो मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर और दबंग हो जाती है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर है पैरालिटिक अटैक का, ठीक है। याद रखिएगा, जिन लोगों को, जो लोग बहुत सारे मतलब ऐसा करते हैं कि स्मोक करते हैं, ठीक है, उनमें तो होता ही है, लेकिन जो सेकंड हैंड स्मोक करते हैं, ठीक है, सेकंड हैंड स्मोक का मतलब होता है पी कोई रहा, धुआं आप एक्सपोज कर रहे हो, अपने अंदर ले रहे हो, ठीक है। सेकंड हैंड स्मोक का एक्सपोजर भी, अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, आप मान अस्थमा वालों के पास से निकल के देख लेना, सबसे बड़ा एलर्जी वालों के पास से निकल के देख लेना, सबसे बड़ा एक उदाहरण आपको बता रहा हूं कि जिस कंडीशन में जैसे ही पेशेंट को आप एक्सपोजर में डालोगे, पेशेंट को तुरंत वहां पर रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, उसको तुरंत प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये स्मोक की सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक वालों से दुश्मनी होती है, ठीक है। जब आप इंक्यूबेशन पीरियड देखते हो कि भाई टिपिकली ये इन्फेक्शन इसके शरीर में आगे टिपिकली 2 से 5 दिन लगते हैं दोस्तों, 2 से 5 दिन में उसकी बॉडी में पूरा वो इन्फेक्शन का जो फैलाव है हो जाएगा, उसके बाद एक्सपोजर होता है। और सिम्टम जो फेरेंजाइटिस को अकम्पनी करते हैं दोस्तों, वो बहुत सारी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो हर कंडीशन में हर व्यक्ति के डेवलपमेंट के अनुसार वरी करती है। इसीलिए याद रखना, एक इसके रिलेशन में अगर आप देखोगे, सोर, ड्राई या सिक्रेटरी थ्रोट वहां पर डेवलप होता है। कई लोगों को एकदम जलन हो रही, दर्द हो रहा, कांटे जैसे लग रहे हैं, किसी को एकदम ड्राइनेस लग रही है, बार बार फ्रेश कर रहा है। सिक्रेटरी थ्रॉट कई लोगों को कब बाहर निकलता रहता है, ठीक है। इसीलिए कोल्ड एक फ्लू के लेवल पर सबसे पहला सिम्टम देखने को मिलेगा। यानी शुरुआत कहां से होगी, नाक से, आंखों से आंसू है ना, नाक से, नाक का बहना, ठीक है। उसके बाद जाएगा स्नीजिंग, उसके बाद जाएगा रनी नोज, उसके बाद जाएगा हेडेक, उसके बाद जाएगा कफ, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू जहां जहां फैलाव हो रहा है इन्फेक्शन का उसी के अनुसार। फटीग, थकान आएगी, आप देखो उसके बाद बॉडी एक आना शुरू हो जाएगा, चिल्स, ठंड लगना शुरू हो जाएगी, फीवर, अ लो ग्रेड फीवर वहां पर शुरू हो जाएगा दोस्तों। लेकिन जब कोल्ड होगा और उसके बाद में जब फीवर आएगा तो फीवर के तीनों स्टेट वहां होगी, कोल्ड, ठीक है, ठंड लगना, चिल लगना, फीवर एंड स्वेटिंग, ये तीनों के तीनों स्टेजेस आपको 1 बाय 1 फॉलो होते हुए नजर आएगी। लेकिन जब सोर थ्रोट होता है उसके रिलेशन में जब मोनोन्यूक्लियोसिस के सिम्टम वहां पर इंक्लूड होते हैं दोस्तों, जब ब्रेन में चला जाता है ना, सोलर लिम्फ नोड, आप देखो आपको जगह जगह बॉडी में, गले में बच्चों को देखने को मिलता है लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट, फीवर देखने को मिलता है, जनरल मैलेज देखने को मिलता है, सीवियर फटीग देखने को मिलता है, मसल एक देखने को मिलता है, लॉस ऑफ एपेटाइट मिलती है, रश मिलता है। इस सारी के सारी चीज 1 बाय 1 वहां पर आपको देखने को मिलती है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, स्ट्रेप थ्रॉट अनदर टाइप ऑफ फेरेंजाइटिस के कारण भी कॉज होता है, बहुत अलग होता है दोस्तों। और ये जब डेवलप होता है पेशेंट को हिला कर रख देता है। अगर बच्चे हो तो आप सोच लो कि क्या स्थिति होगी, डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, निगलना ही नहीं हो रहा उससे, ठीक है,
जब आप थ्रॉट को ऑब्जर्व करते हो तो रेड थ्रॉट विद व्हाइट और ग्रे पैचेस, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है दोस्तों। कई केसेस में बच्चों को देखा गया है कि जो 3 से 5 साल जिनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती उनमें ये होता है, बिल्कुल रेड थ्रॉट, और अंदर के साइड जब आप देखते हो व्हाइट ग्रे पैचेस नजर आते हैं। सोलन लिम्फ नोड्स, ठीक है, फीवर, चिल्स, नोसिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, अनयूजुअल टेस्ट इन माउथ, माउथ में अनयूजुअल टेस्ट होता है, जनरल मैलेज भी होता है, उसको व्याकुलता भी होती है, ठीक है, ये सारे के सारे कैरेक्टर डेवलप होते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, कंटेजियस पीरियड की लेंथ अंडरलाइन कंडीशन पर भी डिपेंड करती है दोस्तों। यानी यदि पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन होता है, जब तक इन्फेक्शन वहां पर फीवर के रूप में बना रहता है, ठीक है, तो आप याद रखो आप कंटेजियस हो सकते हो, यानी वो कंटेजियस है, आपको भी फैल सकता है। ऑनसेट से ही जब तक कि आप 24 घंटे तक एंटीबायोटिक पर नहीं रहते हैं, तब तक आपको कंटेजियस होता है। जैसे आप एंटीबायोटिक शुरू करते हो, सप्रेस होना शुरू होता है, तो मान के चलिएगा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रिग्रेट होते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। कॉमनली अगर आप देखते हो, जो कोल्ड होता है यूजुअली 10 दिन से कम, 10 दिन से कम होता है दोस्तों, और जो भी सिम्टम इंक्लूड होते हैं वो उसमें फीवर होता है सबसे स्ट्रॉन्ग 3 से 5 दिनों तक, अपने पीक लेवल पर बना रहेगा। आया इन्फेक्शन का यूटिलिटी हुआ, थोड़ा 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 आपको लगेगा कि यार अनइजीनेस लग रहा, 5 दिन बाद इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जब एक्सपोजर होगा तब फीवर आप देखिएगा दोस्तों, आपको 3 से 5 दिनों तक एक पीक लेवल पर बना रहेगा, ठीक है। यदि पेरिंजाइटिस कोल्ड वायरस के साथ एसोसिएटेड होगा तो इस समय में पेशेंट को जो सिम्टम होते हैं वो बहुत ज्यादा लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए रिकरेंटली ये सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे जब तक कि वो कंप्लीटली क्योर नहीं हो जाता, यानी 10 to 15 डेज लगेंगे तब जाकर ये क्यूर होता है। हालांकि 7 डेज में रिकवर हो रहा है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट जानने में मैक्सिमम 10 to 15 डेज लगेंगे, उसके बाद आप कंप्लीटली पहले जैसे हो जाओगे। लेकिन उसके द्वारा जितना साइड इफेक्ट देना है वो देकर जाएगा दोस्तों। इसलिए आप केवल ये करिए कि साइड इफेक्ट को रिजॉल्व करिए, कितना रीजनरेट करा सकते हो आप, फटाफट फटाफट रीजनरेट कराए। इसलिए मेरा हमेशा कहना है ऑर्गेनो बूस्टर C13 का प्रयोग जरूर कीजिएगा। इस सारा का सारा नेगेटिव में प्रोटोकॉल चलाना है आपको दोस्तों, टोटल प्रोटोकॉल नेगेटिव में, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की बात करो, सीधी बात है ब्लड टेस्ट करा लो, आपको पता लग जाएगा न्यूट्रोफिलिया लिम्फोसाइट के लेवल पर, ESR के लेवल पर, ठीक है। नेसेसरी ये होता है कि हम इतना समय वेट नहीं कर सकते, कल्चर एंड सेंसिटिविटी में 4 दिन लगते हैं, चौथे दिन आपको रिपोर्ट मिलती है। तो सॉर थ्रोट के बहुत सारे काजेस है, इवोल्यूट करने की जरूरत होती है, जैसे कि एब्सेस है, ट्रॉमा है, इंजुरी है, ट्यूमर है, क्या है वहां पर थ्रोट में। ऐसे केसेस में ENT स्पेशलिस्ट के पास जाकर के दोस्तों ईयर, नोज एंड थ्रोट की कंप्लीट एग्जामिनेशन कराना बहुत नेसेसरी होता है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, ठीक है। वो जांच के बाद आप अगर ट्रीटमेंट करते हो तो अलग, पर डॉक्टर क्या होता है कि ईगो वाले, हम लोग किसी का पास भेजेंगे तो वो उससे ट्रीटमेंट लेकर रवाना हो जाएगा, आपके पास आएगा ही नहीं, है ना। इसलिए ये काम न करना, ठीक है। जब आप फेरिंजाइटिस की बात करते हैं, इनको सबको नेगेटिव में देना है आपको, ठीक है। इसलिए मैंने ऑर्गेनो बूस्टर C13 या C17 गलत है, C13 की बात कर रहा हूं। ऑर्गेनो बूस्टर C13 ये जो होता है बहुत ऑथेंटिक प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। ये मैंने जितने लोगों को दिया है, सेकंड और थर्ड डायल्यूशन आते आते पेशेंट बहुत बेहतरीन रिकवरी शो करता है। मैं पहले सेकंड देता हूं, देन थर्ड देता हूं, और देन फोर्थ एंड फिफ्थ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जिनको कब भी बहुत ज्यादा आता है, फिफ्थ डायल्यूशन देने से कब भी रिड्यूस हो जाता है और बहुत इजी पेशेंट सेंसिटाइज होकर ठीक होता है। सबसे पहले देखिए इन्फेक्शन हो रहा है, एस्टेन P3 का सिलेक्ट कीजिए, थर्ड स्टेज में ही पेशेंट आ जाता है सीधा, इसलिए एस्टेन P3 C13 वर्वन जी नेगेटिव में दे दो, थर्ड फिफ्थ 10th अकॉर्डिंग टू कंडीशन। या एस्टेन P1 अगर मेल हो तो एस्टेन P1 C13 वर्वन जी, दो में से एक P1 या P3 के लिए, एक्यूट में आए तो ये दो, क्रॉनिक में आए तो ये दो, ठीक है। एस्टेन P1 P3 B अल्टरनेट ऑर्गेनो बूस्टर C13, ये भी प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ पर जो न्यूट्रिशन होगा वो मिलेगा, ताकत आएगी, और ऑर्गेनो बूस्टर C13 सबसे लड़ लेगा जो जो भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, एनाबोलिक कैटाबोलिक सेल के लेवल पर जो डिस्टर्बेंसेस हो रहा है उसको क्यूरिफाई कर जाएगा, और इसलिए बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल जाएगा। A2 C13 F2B GRE एक्सटर्नल अप्लाई करें या गार्गल कराएं,
अकॉर्डिंग टू पेन आरई का अप्लाई करा दे, बीजी को आप वहां पर हीलिंग के लिए दे दे, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। P1 P3 F1 C13 वर्वन G200। अगर आपको लगता है कि रिकरेंट होता है इसको बार बार और बहुत सारे लोगों में ये फैलने का काम करता है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले उसको रोक दो, फैलने ही रोक दो, आप सीधा आप 200 में दो, P1 P3 F1 C13 वर्वन G200 सीधे दे दो। और आप देखो कुछ दिनों के बाद में पेशेंट बोलेगा साहब रिकरेंट नहीं हुआ, नहीं तो हर 15 दिन 20 दिन 1 महीने में रिकरेंट होता था, अब वो बोल रहा है कि साहब रिकरेंट नहीं हो रहा, अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। नेबुलाइजर, अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप में से कई लोग इसको यूज कर चुके हैं। जब आप नेबुलाइज करेंगे 90% तो उसको 7 डेज में इसी से रिजल्ट मिल जाएगा। उसका जो पूरा ट्रैक होता है, वो पूरा ट्रैक जिसमें कंजेशन होता है, वो सारा कंजेशन आप दूर कर चुके हो, और जब कंजेशन दूर कर चुके हो तो कुछ भी नहीं बचेगा, आप देखो इन्फेक्शन सबसाइड हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छी तरीके से इस मेडिसिन को आपको यूज करना है, और यही यूज किया हुआ जो कैरेक्टर होता है वो आपको यहाँ पर दिखाता है कि हाँ भाई हमने जो ये रिजल्ट लिया है ये परफेक्टली ऑलराइट रिजल्ट हमको यहाँ पर देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हम हमारी फिजियोलॉजी की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आपने देख लिया था, ठीक है। अब हमको बात करना है दोस्तों कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है। आप वहां पर डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू को देखकर आप किसी भी लेवल पर ऑर्गेनोबूस्टर को, गैंग्रीनल फोर्ट को समझ जाइएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जब मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, बहुत ज्यादा सबसाइड पदार्थ वहां पर, सब्सटेंसेस वहां पर मौजूद होते हैं जो उस सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, है ना। ज्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट वहां कलेक्ट हो जाएगा तो नया प्रोसेस होगा ही नहीं, कम हो जाएगा, या एग्रावेशन करेगा, एकदम से सारी चीज बाहर निकालेगा। यही प्रोसेस होता है जब आप फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हो। वहां पर अगर पॉजिटिव मेडिसिन दे देते हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप देना था, आपको 10 था, आपने दे दिया 5th या 3rd दे दिया, कभी कभी तो 5th में एग्रावेशन हो जाता है, एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बाहर निकलता है, तो जितना भी वेस्ट होता है एकदम से बाहर निकलता है। आप देखते हो ये तो बढ़ गया, अरे खुशी होने की बात है, मेडिसिन आपने सही दी, डायल्यूशन नेगेटिव नहीं दिया, आपने पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव दिया नेगेटिव कर दो, नेगेटिव दिया पॉजिटिव कर दो। ये प्रोसेस आपको याद रखने की जरूरत है, ये आपका बेटर हाफ है, ये बहुत अच्छी चीज आपको देखने को मिल रही है। इसीलिए टिश्यू की सेल्स में कॉन्स्टेंटली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। आपको याद रखना है, एनाबोलिक तो आप कर रहे हो, जो न्यूट्रिशन पहुंचा रहे हो, उसके अगेंस्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर कंटिन्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है। इस चीज को ध्यान से समझना। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर सेल्स में हमेशा हाई होता है, माइंड इट, ठीक है। वो लगभग 46 mmHg होता है, मैंने कल बताया था माई डायग्राम। आर्टेरियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है लगभग 40 mmHg होता है, 40 mmHg। इसलिए याद रखना, जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है 6 mmHg का होता है, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट 6 mmHg का टिश्यू से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, ठीक है। 6 mm पर ये काम हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो आपको याद रखना, आर्टेरियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 48 ml परसेंटेज होता है, 48 ml परसेंटेज होता है, और वीनस ब्लड में 52 ml परसेंटेज होता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन टिश्यू से ब्लड में केवल 4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। याद रख लेना इस बात को, केवल और केवल 100 ml में 4 ml ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ्यूजन करवा पाता है। क्यों? क्योंकि आर्टेरियल ब्लड में ऑलरेडी 48 ml परसेंटेज है पर 100 ml, और वीनस ब्लड में 52 ml परसेंटेज क्या है। तो ये जो 4 ml होता है, केवल 4 ml हर बार के रेस्पिरेशन के दौरान वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसाइड होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी ब्लड के प्रति ज्यादा है, ऑक्सीजन की एफिनिटी ब्लड के प्रति ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो बाहर से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड सदा हमारे साथ रहता है। इसलिए आपके रोगों के डेवलपमेंट होना, आपको स्वस्थ रखने में यही कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा रोल अदा करता है। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को जरूरत से ज्यादा कलेक्ट कर लिया, आप डिसीज हो गए, आप बीमार हो गए। लेकिन आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, आप स्वस्थ हो गए, ठीक है। याद रखना, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड कितना आ रहा है, ऑक्सीजन कितना जा रहा है, या ऑक्सीजन कितना आ रहा है, अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना जा रहा है, तो टिश्यू के द्वारा ऑक्सीजन के नेट
साइमल्टेनियसली अपटेक के बीच में डिपेंड करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट कितना हो रहा और ऑक्सीजन अपटेक कितना हो रहा, ये आपकी वैल्यूज को दर्शाता है दोस्तों। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस फूड सब्सटेंसेस का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। इसलिए ये समझाने की जरूरत है कि किस प्रकार का भोजन आप खा रहे हो। क्या मीट खा रहे हो, क्या रबड़ी खा रहे हो, क्या आप सिंपल से दाल रोटी खा रहे हो, किस चीज का फूड खा रहे हो, कितने समय तक डाइजेस्ट हो रहा है। आपको पता है कि स्टमक में 3 घंटे तक फूड पड़ा रहता है, लेकिन अगर आप हेवी फूड करने, मान लो मीट खाया, क्या जल्दी पच जाएगा? मैक्सिमम 6 घंटे चाहिए आपको, और वो भी आपके डाइजेशन क्षमता पे डिपेंड करता है कि आपका डाइजेस्टिव पावर कितना है ना। इसीलिए कॉम्प्लिकेशन होता है जब एक पर्सन में केवल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होता है दोस्तों। आपको याद रखना है केवल रेशियो 1.0% होता है। जब फेट यूज होता है 0.7% होता है। प्रोटीन की बात करें तो 0.803 समय लगता है, और बैलेंस डाइट खा रहे हो तो 0.825 समय लगता है आपको। अगर आप ये देख रहे हो तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के दौरान जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है टिश्यू में, उतनी मात्रा में ऑक्सीजन की अमाउंट कंज्यूम्ड होती है। याद रख लेना इस बात को। ये बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं कि ये जो 1.0 होता है वैल्यू, इसका मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जब आप करा रहे हो, शुगर जब खा रहे हो, उस दौरान जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है टिश्यू में, उतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन की अमाउंट कंज्यूम हो रही है दोस्तों। याद रखना, यदि केवल फैट ही मेटाबॉलिज्म के लिए यूज हो रहा है तो 0.7 होता है, अर्थात जब फैट का यूटिलाइजेशन होता है, ऑक्सीजन फेट के साथ रिएक्ट होती है और लार्ज पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइंड होकर वाटर को फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय। ठीक है, वहां वाटर को बनाएगा, न कि कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएगा। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट क्या हो जाएगा, बाहर निकलना क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और ऑक्सीजन कंज्यूम होने की तुलना में जितना ऑक्सीजन यूज किया गया उसकी तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए फेटे लोगों में देखो आप, स्वेटिंग होती है। ठीक है, यहां आर बहुत लेस होता है। यदि केवल प्रोटीन यूटिलाइज होता है तो 0.803। ठीक है, जब एक बैलेंस डाइट आप खाते हो तो एक एवरेज क्वांटिटी का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड होता है। ठीक है, इसीलिए जो आर वैल्यू होती है 0.825 होती है, और इसीलिए स्टेडली कंडीशन में रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो रेस्पिरेटरी इक्विवेलेंट के बिल्कुल इक्वल होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो रेशियो सेट किया हुआ है 4 के आसपास, वही रेशियो यहाँ पर मेंटेन होता है। इसलिए सारी चीज आपको याद रखना है कि रेस्पिरेटरी इक्वेशन ऑक्सीजन कंजप्शन का, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोजेक्शन का बिल्कुल मोलर रेशियो होता है। यानी जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के फूड खाते हो उसके यूटिलाइजेशन के डिटर्मिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर आपकी बॉडी में डेवलप होता है। अगर ये समझ रहे हो तो आपको याद रखना, खाने के 1 घंटे बाद रेस्पिरेटरी इक्वेशन कितना होगा, 1.0 होगा। क्यों हो रहा भाई ऐसा, आपको याद रखना है। यूजुअली मील लेने के बाद इमीडिएटली बाद केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट टिश्यू के द्वारा यूटिलाइज होती है। मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, उसके बाद प्रोटीन का, उसके बाद फैट का डाइजेशन होता है ना। इसीलिए केवल कार्बोहाइड्रेट टिश्यू के द्वारा यूटिलाइज हुई। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जब टिश्यू के द्वारा ऑक्सीजन कंज्यूम होती है उस दौरान। इसीलिए ऑक्सीजन के प्रति मॉलिक्यूल्स के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट 1.0 होता है, जो कि रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो के बिल्कुल इक्वल होता है। जितना आ रहा उतना जा रहा। सभी अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट के यूटिलाइजेशन के बाद बॉडी फैट को यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट करता है जब रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट 0.7 हो जाता है, और जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करेगा दोस्तों तो 0.8 हो जाता है। इसलिए याद रखना, एक्सरसाइज के दौरान रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट हमेशा इंक्रीज हो जाता है। ये प्रोसेस है। आपको ये प्रोसेस बताने का मतलब ये है वन लाइन में कि जब आपकी बॉडी में इन जैसे पदार्थों का, फूड कंटेंट का मेटाबॉलिज्म होगा। अगर आपका, मान लो एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, आपका पेट गड़बड़ है, आपको इंडाइजेशन होता है, खाना खाने के तुरंत बाद दस्तक को भागते हो, ठीक है, कई बार कॉन्स्टिपेशन हो गया, खूब खा रहे हो, दस्त को जा नहीं रहे हो, ठीक है। आप मुझे बताओ ये क्वांटिटी रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा? आपको चेंज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, ऑक्सीजन का लेवल कम आ रहा है, ऑक्सीडेशन होता है तो आपको इंडाइजेशन होता ही नहीं।
आपका फूड सड़ रहा है, बहुत ज्यादा सड़ रहा है, बदबू आ रही है, एनीमिया गैस, आपको अमोनिया गैस निकाल रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ? डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस यूनिक हो गया आपको। और इसीलिए आपको समझने की जरूरत है, मुझे केवल और केवल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी में बढ़ाना है। अगर आपने आज S5 को ऐड कर लिया, बी को ऐड कर लिया और जरूरत पड़ी तो P1 को ऐड कर लिया, आप देख लेना आपका जो डाइजेस्टिव पावर है बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ सिंथेसिस सेकंड RE और WE या मल्टीविटामिन 2 के रूप में पूरी बॉडी के जितना भी मैकेनिज्म होता है सबको कनेक्ट करता है। और उधर मल्टीविटामिन 1 आप दे रहे हो, S5 C5 F1 S6 C6 RE, आप कैरी करके देखिए, आप लीवर और किडनी दोनों की तरफ एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस को इंप्रूव कर रहे हो। और जितना ज्यादा इंप्रूव करोगे उतना ज्यादा कैरेक्टर यूनिक होगा, ठीक है, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और जब टेबल प्रैक्टिस में देखोगे ना तो गोल्डन रिजल्ट। कई लोगों ने तो मल्टीविटामिन 1 और 2 से ल्यूकोडर्मा ठीक करना शुरू कर दिया, हमारे महाराष्ट्र के कुछ डॉक्टर्स हैं, ठीक है। ये केवल डिपेंड करता है कि आप कितना जेन्युइन वर्क कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, जब रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट की बात आती है तब आपको बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत होती है कि हम देखेंगे हमारी बॉडी में हम रेस्पिरेटरी गैसेस को किस रूप में निकाल के बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर ये मैकेनिज्म समझ गए तो आप याद रखोगे, हमने कहा था कि जनरल टॉनिक में S5P1 RE या B दिया, हमने ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया। कहां से निकल के आया भाई? मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूं कि मेटी जी ने कान में मुझे बता दिया। ये इन्हीं प्रोसेस के माध्यम से आया था। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस को हमने समझा था उस दौरान, और स्पेशली हमने इस प्रोटोकॉल को निर्धारित किया था। डॉक्टर संतोष पाटीदार, डॉक्टर मल्लिका मैम, डॉक्टर वर्मा सर, मैं और एक और डॉक्टर थे हमारे ग्रुप में, शैलेन चौहान। हम लोगों ने बैठ के बात किया था कि यार ऐसा ऐसा प्रोसेस है, इसमें ये होता है तो हम ये कर सकते हैं। बोले हम करके देखते हैं। सबसे ज्यादा हम लोगों ने कोरोना वाले लोगों को ये मेडिसिन दिया। 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ऑक्सीजन लेवल, आप में से भी कई लोग मौजूद थे, आप में से कई लोगों ने ये दिया है। मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने नहीं दिया। आप में से कई लोग उस समय हमारे साथ में थे और आप में से कई लोगों ने ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 24 घंटे में बढ़ाई थी दोस्तों। इसलिए याद रखना, ब्लड रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेता है ये, ठीक है। जैसा बॉडी में होता है उसी प्रोसेस में हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऑक्सीजन जो कि सेल्स के लिए एसेंशियल होता है, ठीक है, लंग्स की एल्वियोलाई से सेल्स में ट्रांसपोर्टेड होता है। याद रखना, लंग्स की एल्वियोलाई से आपके सेल में ट्रांसपोर्टेड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में पाया जाने वाला वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो सेल से लंग्स की एल्वियोलाई में ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर, एक वर्ड में समझ जाइए आप। यानी इंस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन आया उस एल्वियोलाई में आया, वहां से सेल में गया, ठीक है, यानी टिश्यू के सेल में गया। और टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है वो सेल में आया और सेल से एल्वियोलाई में गया, वहां से उसको बाहर निकाल दिया गया। इसीलिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का ये सिस्टम लंग्स की एल्वियोलाई से सेल्स में ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है दोस्तों। और वो दो प्रकार से होता है, एक सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में डिफ्यूज होकर 3% आपकी बॉडी में एक सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में जाता है, जबकि HB के साथ कंबाइंड होकर मैक्सिमम 97% में जाता है दोस्तों। इसलिए आपको दोनों चीज को समझना है। ऑक्सीजन जब आता है इंस्पायरेशन में एकाएक आता है, और एकाएक आता है तो फ्लूइड के रूप में घुल जाता है, ठीक है, क्योंकि घुलनशील है। तो उनमें से जितना फूड में घुल गया मैक्सिमम 3% डायरेक्टली लिक्विड में घुलकर चला जाता है। लेकिन बाकी का जो है पूरी बॉडी के दूरस्थ एरिया में, पूरे बॉडी में फैलाना होता है, तो क्या डिफ्यूजन होकर इतनी जल्दी थोड़ी जाएगा, ब्लड जा रहा है हर सर्कुलेशन कार्डियक साइकिल के साथ। इसीलिए HB के साथ कंबाइंड होकर 97% पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन के कंटेन में आर्टेरियल ब्लड और वीनस ब्लड यहां पर सर्कुलेट होते रहते हैं दोस्तों। इसलिए याद रखना, जब आप पार्शियल प्रेशर देखते हो, ठीक है, तो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर जो mmHg में होता है दोस्तों, याद रखना वो होता है 95, आर्टेरियल ब्लड में 95% और वीनस ब्लड में 40%। याद रख लेना, 95% कैरिंग कैपेसिटी होती है आर्टेरियल ब्लड के द्वारा, और वहीं रिटर्न इतना सारा ऑक्सीजन यूज नहीं कर पाता है, तो 40% जो होता है वापस वीनस ब्लड में भी पाया जाता है, ठीक है। जो कंटेंट होते हैं ml% में, आप आर्टेरियल ब्लड में देखोगे तो 19% 19% ऑक्सीजन होता है उसके कंटेंट का,
हमने कई जगह पढ़ा, लेकिन जो वीनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड देखोगे केवल 14%, 14% होता है। यही डिफरेंस आपके याद रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हो, पार्शियल प्रेशर कितना होता है एमएमएचजी में, आर्टेरियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड 40%, तो वीनस ब्लड में कितना होगा, आर्टेरियल ब्लड में 40%, वीनस ब्लड में 46%, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, इसीलिए जो कंटेन एमएल परसेंटेज में देखोगे, आर्टेरियल ब्लड में 48% होता है, आर्टेरियल ब्लड में 48% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन वीनस ब्लड में 52% एमएल के रूप में होता है, एमएल परसेंटेज। ठीक है, इसलिए याद रखना दोस्तों, जब आप टेबल प्रैक्टिस में गैसेस एक्सचेंज के लेवल पर, ट्रांसपोर्टेशन के लेवल पर बात करेंगे तो आपको दो चीजें आना चाहिए। एज सिंपल सॉल्यूशन, ये जो हमारी बॉडी में बह रहा है एक सिंपल सॉल्यूशन है, ऑक्सीजन प्लाज्मा के वाटर में डिसॉल्व होती है। ठीक है, और ये इस फिजिकल फॉर्म में ट्रांसपोर्टेड होती है, एक फिजिकल फॉर्म में उसी ऑक्सीजन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। इसमें में जो ऑक्सीजन का अमाउंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, और इसीलिए प्लाज्मा में केवल और प्रति 100 ml पर केवल 0.3 ml वहां पर होता है। यानी आप वहां पर प्लाज्मा में देख रहे हो तो 100 ml में केवल 0.3 ml देख रहे हो, यानी प्लाज्मा के वाटर कंटेंट में ऑक्सीजन की पुअर सॉल्युबिलिटी के कारण होता है, बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है दोस्तों। ठीक है, और पुअर सॉल्युबिलिटी के कारण एक प्रोसेस वहां पर होती है, इसलिए स्टिल इस फॉर्म में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मस्कुलर एक्सरसाइज की जैसी कंडीशन के दौरान टिश्यू के द्वारा ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, जो वहां प्राप्त हो जाती है। ठीक है, याद रख लेना ये कारण होता है, इसलिए ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, आपको बताया कि जब आप बहुत ज्यादा, मान लो आपको वर्क अचानक बहुत ज्यादा वर्क करना है, तो क्या ऑक्सीजन अचानक बढ़ जाएगी? ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट सॉल्यूशन के रूप में आपके पास जा रही है, ये मस्कुलर एक्सरसाइज जैसी कंडीशन के दौरान स्टार्टिंग में जब आपको एक्टिविटी शुरू कर रहे हो उस दौरान टिश्यू के द्वारा ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है, वहां पर इससे प्राप्त हो जाती है जब तक आप ऊपर से ले रहे हो। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्टली सॉल्युबल के रूप में जाने वाले 3% ऑक्सीजन का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पर डेवलप होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बिनेशन में। ठीक है, जब आप हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बिनेशन में भेजते हो तो आप किस रूप में भेज रहे हो, ऑक्सीजन ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ जब कंबाइंड होती है, तो मैं कई बार बता चुका हूं, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जैसे कंबाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है, और इस फॉर्म में आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 97% मैक्सिमम अमाउंट ऑक्सीजन का इसी मेथड के द्वारा पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेड होता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, हमने जनरल टॉनिक को बोला कि जनरल टॉनिक में D5 बनाया, A3 और WE और P1 अगर आपने डाल दिया है ना, आपने 10 ड्रॉप, 20 ड्रॉप और 10 ड्रॉप ये ऊपर से D5 में डाल दिया। अगर किसी को 4, 5, 6 ग्राम हीमोग्लोबिन है, आप ये प्रोसेस देकर देखना, उसको जो ऑक्सीजन नहीं मिल रही जिसके कारण उसका सांस फूल रहा है, चलने में थक रहा है, ये देख लेना, 15 दिनों के बाद बोलेगा सर कहां का सांस, कहां का, मैं तो बिल्कुल फिट हो गया हूं। ठीक है, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बैलेंस कर देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के माध्यम से जितनी ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचाना पहुंचा देगा, और जो प्रोसेस होती है वहां पर हीमोग्लोबिन प्रिपरेशन की, आरबीसी प्रिपरेशन की, वहां जाकर काम करेगा, और इसीलिए बहुत तेजी के साथ 97% मैक्सिमम अमाउंट का इस मेथड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होता है। तो ये A3 के साथ जब आपने P1 जोड़ दिया तो आपने क्या करा, ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जोड़ दिया। तो जिस जगह पर एनाबोलिक कैटाबोलिक में कैटाबोलिक प्रोसेस टॉक्सिसिटी ज्यादा हो रही है, यदि वहां पर आपने ये प्रोटोकॉल यूज किया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिशन वहां गया, एनाबोलिक प्रोसेस को बढ़ाएगा, कैटाबोलिक प्रोसेस को घटाएगा, इसलिए जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक बहुत सारी डिसीजेस को अकेला क्यूर कर रहा है। आप देखते हो बहुत सारे नए कमर नाइट क्लास में कल बहुत सारे लोगों ने प्रोटोकॉल बताया कि सर हमने तो केवल जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक की, ललित बैरागी सर बोलते हैं कि हमने 500 ml जो है D3 का खत्म कर दिया है एक महीने में, D4 में देते हैं, D5 में देते हैं। ठीक है, अब आप सोच लो, बोले उनको इतने से ही रिजल्ट आ रहा है,
100% पेशेंट में से 70% मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से आते हैं। आप केवल जनरल टॉनिक नेचुरल टॉनिक देते हो तो ठीक हो जाता है, P1 मिला देते हो तो गोल्डन होता है। क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 97% मैक्सिमम अमाउंट ऑक्सीजन का इस मेथड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए जब कभी आपको लगता है कि भाई P1 का लेवल जा चुका है तो टिश्यू के लेवल पर डैमेज होता है, P2 के 2 गुण डाल देते हो। सोचो कितना जबरदस्त इंपैक्ट कर रहे हो भाई। P2 क्या है? P1 और C2 है ना, यही प्लांट के मिलने से बना है। तो आपका P1 का काम तो कर ही रहे, लेकिन साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन के लेवल को भी काम कर रहे हैं, और इसलिए बेटर रिजल्ट आपको नजर आता है दोस्तों कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी को साफ किया जा रहा है, क्योंकि म्यूकस और सेल्यूलर लेवल पर P2 काम करती है, इसलिए टिश्यू को लेवल पर जनरेशन का काम करती है, इसलिए C2 का बहुत बड़ा रोल होता है वहां पर। ठीक है, याद रखना, जब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजनेशन होता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ केवल एक फिजिकल कॉम्बिनेशन के रूप में कंबाइंड होता है। ठीक है, ये केवल ऑक्सीजनेशन होता है, ना ही ऑक्सीडेशन। याद रखना, ये केवल ऑक्सीजनेशन होता है, अर्थात ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना, ऑक्सीडेशन नहीं कराना वहां कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीडेशन करा रहा, वो नहीं, वो केमिकल प्रोसेस है दोस्तों। इस प्रकार के ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं दोस्तों। यही एडवांटेजेस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिलीज हो जाता है जब इसकी जहां पर जरूरत होती है वहां पर। ठीक है, ये एडवांटेज होता है। एचबी ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हुए रेडियली जब कभी भी ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, एचबी ऑक्सीजन को तब वापस दे देता है। ठीक है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन जब वहां पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है तो ये एचबी ऑक्सीजन को तब वापस दे देता है जब ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लेस होता है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। जहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ वहां पर ऑक्सीजन दे देगा और उस टिश्यू से आगे ब्लड को लेकर चला जाएगा, वहां सिंगल हीमोग्लोबिन के रूप में चला जाएगा। ये एडवांटेज है हमारा बॉडी का कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस रूप में काम करता है। इसलिए हमारी बॉडी में जितनी भी एनाबॉलिक प्रोसेस होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है, जो नेचुरल प्रोसेस है, और हम यहां पर वही नेचुरल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट के आयरन के साथ कंबाइंड होता है, याद रखना, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट के साथ आयरन के साथ जो कंबाइंड होता है तो एचबी का प्रत्येक मॉलिक्यूलर आयरन के 4 एटम को कंटेन करता है। याद रखना, एचबी का प्रत्येक मॉलिक्यूल, ठीक है, हीमोग्लोबिन का प्रत्येक मॉलिक्यूल आयरन के 4 एटम को कंटेन करके रखता है। याद रखना 4। अब अगर ये चीज को समझ रहे हो तो देखो, जनरल टॉनिक के इस प्रोसेस के माध्यम से 4 आयरन एटम को कंबाइन कर दिया आपने, तो क्या एचबी का आयरन फेरस फॉर्म में जो प्रेजेंट रहता है, बॉडी केवल उस फेरस फॉर्म को पहचानती है, बाकी किसी भी फॉर्म को नहीं पहचानती। आप खूब सारा वहां पर दे भी दोगे तो भी अगर वो फेरस फॉर्म में आपकी बॉडी में गया तो वही एचबी के साथ जुड़कर 4 एटम के रूप में कंबाइंड होगा और वो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा। तो आपकी बॉडी में केवल फेरस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, दूसरा कोई फॉर्म में नहीं पहचानती बॉडी आपकी। इसीलिए प्रत्येक आयरन एटम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होता है, एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होता है दोस्तों। और इसलिए याद रखना, कॉम्बिनेशन के बाद आयरन केवल फेरस फॉर्म में रहता है। इसीलिए ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजनेशन कहलाता है, न कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजनेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन नहीं कहलाता। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब कभी आप हीमोग्लोबिन के लेवल पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एचबी की बात करते हो, आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों, एचबी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की 1 ग्राम के द्वारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अमाउंट को कहते हो आप। यानी हीमोग्लोबिन का 1 ग्राम ऑक्सीजन को कितनी मात्रा में ट्रांसपोर्ट करता है, वो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। तब आप 4 से 6 ग्राम वाले व्यक्ति को क्या देखोगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, बता दो मुझे, है ना। इसीलिए हीमोग्लोबिन स्ट्रांग है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी स्ट्रांग है। आप केवल ये चीज देखिए, मुझे हीमोग्लोबिन को एक्ट करना है, आपने हीमोग्लोबिन एक्ट कर दिया, लेकिन आपने P1 ऐड कर दिया। भाई क्यों ऐड करा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है। ठीक है, आपने हीमोग्लोबिन के साथ जो आयरन कंटेंट के साथ जो ऑक्सीजन कनेक्ट हो रही है उसको बढ़ाना है, आपने वो बढ़ा दिया यहाँ पे।
अगर केवल ब्लड ही बढ़ाना है, ब्लड बढ़ाने से भी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, केवल A3W डाल के दे दो तो काम हो जाएगा। कभी कभी RE डाल के दे दो, बहुत ज्यादा अगर वीकनेस होती है, ग्लैंडुलर सिक्रेशन नहीं होता तो RE भी डाल के देता हूं मैं 10 ड्रॉप उसमें भी, लेकिन जिनको बीपी का प्रॉब्लम होता है वहां नहीं देना। बाकी हर कंडीशन में आप बच्चे को दे दो, आप लेडीज को दे दो, आप देखो कितनी जल्दी, प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखो कितनी जल्दी हीमोग्लोबिन अप होता है, आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ईज डॉक्टर के लिए। हम मॉडर्न साइंस की बात नहीं करते हैं, उनका तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, लेकिन एक ईज डॉक्टर इस फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड पे काम करता है और वो कहता है ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अमाउंट को कहते हैं, जो नॉर्मल एचबी कंटेंट जो ब्लड में है 15 ग्राम परसेंटेज के आसपास होता है, ठीक है। 13 से 18 के बीच एवरेज 15 ग्राम परसेंटेज अगर आपका ब्लड है, यानी आप परफेक्टली हेल्दी लेवल पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रख रहे हो, आपकी बॉडी में सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस नॉर्मल है। यदि आपने खाने पीने में गड़बड़ करी तो प्रोसेस एबनॉर्मल हुई, डिसीज आपने खुद ने पैदा करी। इसलिए कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आज के समय में सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। आप इस प्रोसेस के माध्यम से जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक को, केवल जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक D4 में, D5 में, खाने के पहले, खाने के बाद, केवल एक पेशेंट को 1 महीना देकर देखो विदाउट एनी सपोर्टिव मेडिसिन। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जो सेल के अंदर के जो मिनरलाइजेशन जो होता है, मूवमेंट जो मॉलिक्यूल का होता है, वो कितना स्ट्रांग हो गया। और जितना स्ट्रांग सेल होगा आगे, भाई हीमोग्लोबिन के लेवल पर भी तो आरबीसी का काम है ना, वो भी तो सेल है ना। आप देखो कितना स्ट्रांग कैरिंग कैपेसिटी होता है। इसलिए एचबी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 1.34 ml पर ग्राम होती है, याद रख लेना 1.34 ml पर ग्राम होती है। और याद रखिएगा ऐसा ब्लड जिसमें 15 ग्राम परसेंटेज एचबी होता है, वहां पर 20.1 ml परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसके साथ जुड़ के काम करता है, ठीक है। 1 ग्राम पर 1.34 ml पर ग्राम। तो यहां पर अगर 15 ग्राम एचबी है तो 20.1 ml परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, अर्थात 100 ml ऑफ ब्लड में 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन आप भेज रहे हो, ठीक है। कितना स्ट्रांग फ्रेमवर्क बना रहे हो भाई, ठीक है। इसलिए याद रखना 100 ml ऑफ ब्लड में 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करवा रहे हो, किंतु ब्लड जिसके साथ में एचबी 15 ग्राम परसेंटेज होता है, केवल और केवल 19 ml परसेंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। ये हमने पहले बताया, अर्थात 100 ml ऑफ ब्लड में 19 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड केवल 19 ml परसेंटेज होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ फुली सेचुरेटेड नहीं होता है, ये केवल लगभग 95% सेचुरेटेड होता है, 5% नहीं होता। इसलिए 20.1 ml की जगह केवल और केवल 19 ml सेचुरेशन करके एचबी के साथ ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के रूप में जुड़कर 19 ml पर 100 ml के लेवल पर वहां पर लेकर जाता है। इसीलिए सेचुरेशन ऑफ एचबी विद ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको और मुझे पता होना चाहिए हम कितना सेचुरेट कर पा रहे हैं। सेचुरेशन वो स्टेट या कंडीशन होती है जब हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करती है या होल्ड करने में अनेबल होती है दोस्तों, ज्यादा होल्ड ही नहीं कर पाती है। इसीलिए एचबी का सेचुरेशन ऑक्सीजन के साथ केवल ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, और वो भी इसी ऑक्सीजन एचबी डिसोसिएशन कर्व के द्वारा एक्सप्लेन होता है, जो एक बहुत टिपिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसलिए हमें केवल इतना याद रखना है कि जितनी भी कैरिंग कैपेसिटी होती है 1 ml पर 1.34 ml पर ग्राम आपको नजर आ रहा है, लेकिन वहां पर सेचुरेशन के स्टेज के अनुसार केवल 20.1 ml पर ग्राम के बजाय केवल 19 ml पर ml पर ग्राम वहां पर सेचुरेशन डेवलप होता है, जिसके द्वारा ये सारी प्रोसेसेस जनरेट हो रही है। इसीलिए दोस्तों, जिसे मैंने आपको बोहर इफेक्ट बताया था, ठीक है, बोहर इफेक्ट तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर जो इस ऑक्सीजन कैरिंग कैविटी के लेवल पर बोहर इफेक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा था बायकार्बोनिक एसिड पानी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता रहता, बदलता रहता है। बोहर इफेक्ट वो इफेक्ट होता है दोस्तों, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस ऑक्सीजन की एचबी के लिए एफिनिटी को डिक्रीज कर देती है। याद रखना इस बात को, अगर वहां कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट है,
ज्यादा क्वांटिटी में तो आप देखो ऑक्सीजन की Hb के लिए जो एफिनिटी होती है डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इफेक्ट है। और अगर आपने देखा कि इस व्यक्ति में बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक, आप देखते हो ना किडनी फेलियर होने लगा, हीमोग्लोबिन डाउन हो गया, भाई वहां हीमोग्लोबिन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, बोन मेरो का क्या लेना देना वहां, कैसे डिसीज इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बॉडी में ज्यादा कनेक्ट हो रहा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा हो रही है, इसलिए एनाबॉलिज्म रुक गया। और यही बोहर इफेक्ट को 1904 में क्रिश्चियन बोहर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो टिश्यू में कंटिन्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है बहुत हाई हो जाता है और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है लो हो जाता है। और उन्होंने इस चीज को प्रूव किया था, और इसीलिए मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं, हिंदुस्तान में 90% डिसीज का मेन कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आप केवल मेटाबॉलिज्म पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दीजिए, मेरा मानना है आपसे बेटर रिजल्ट मॉडर्न साइंस नहीं दिखा सकता। और इसीलिए मैं प्रेशर के साथ कहता हूं आपको, इस प्रेशर ग्रेडियंट के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आसानी से इंटर कर जाता है और ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में मतलब आसानी के साथ रिलीज हो जाता है। और जब रिलीज हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस Hb के ऑक्सीजन की एफिनिटी को डिक्रीज करता है और ये ऑक्सीजन के रिलीज को टिश्यू में इनहेंस करता है, कम कर देता, प्रभावित कर देता है। ठीक है, इसीलिए याद रखना दोस्तों, ये बोहर इफेक्ट को जो इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर होते हैं, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंटली होते हैं जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वहां पर सैचुरेटेड होती है, उसकी हीमोग्लोबिन से जो कनेक्ट होने के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की जो एबिलिटी होती है ऑलमोस्ट ऑक्सीजन से ज्यादा होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की तुलना में। इसलिए ये बोहर इफेक्ट आपको हमेशा याद रखना है। यदि आपकी बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस गड़बड़ हुई, बहुत ज्यादा कैटाबॉलिज्म हुआ, बहुत कम एनाबॉलिज्म हुआ, आप मान के चलो आप बीमार हो गए। और इसीलिए बार बार कहा जाता है 80 to 90% डिसीज का कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को करेक्ट करो, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की कैरिंग कैपेसिटी को मेंटेन करो, आपका रिजल्ट 101% क्योर हो जाता है दोस्तों। इसलिए आपको एक बेसिक साइंस याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से लंग्स की एल्वेलाई में ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से लंग्स की एल्वेलाई में ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है और ये 4 फॉर्म में होता है। ठीक है, 4 तरीके से होता है। एस डिसॉल्व फॉर्म, ब्लड में डिसॉल्व होकर केवल और केवल 7%। कार्बोनिक एसिड के रूप में बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में, बस कार्बोनिक एसिड के रूप में जाता है। बाइकार्बोनेट के रूप में, एल्कलाइन मीडियम के रूप में, आपको पता है बाइकार्बोनेट के रूप में 63% जाता है दोस्तों। और वहां पर कार्बो अमीनो कंपाउंड्स के रूप में 30% जाता है। अगर ये चीजें आपको नजर आ रही है तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये प्रोसेसेस कैसे जनरेट करती है, यदि आपको पता लग गया तो मैं मानता हूं कि ऑर्गेनो बूस्टर कैसे काम कर रहा है सबसे ज्यादा आप वहां पर साबित कर पाओगे कि ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, ये इन सारी बातों को मैंने सेल पढ़ा, टिश्यू पढ़ा, ऑर्गन पढ़ा, सिस्टम पढ़ा, देन मेरा ये ध्यान गया कि यहाँ पर स्ट्रक्चर तो सबके एक जैसे हैं, स्ट्रक्चर में परिवर्तन, फंक्शन हमेशा कम ज्यादा हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है, रिलेटेड ऑर्गन हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर तो इस ऑर्गन का यही स्ट्रक्चर है। भाई हमने कहा एक जैसे काम करने वाली जो सेल होती है टिश्यू बनाती है, एक जैसे काम करने वाले टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, एक जैसा, यानी वहां पर काम स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर एक जैसा प्रभावित होगा। ठीक है, इसीलिए हमने ये चीज को समझा और जब हमने यहाँ पर ये चीजें सीखी तो हमने ये सीखा कि अगर C1 जहां जहां काम कर रहा है, ऑर्गेनोबूस्टर C1 अकेला टिश्यू का जितना भी डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन होता है उसको ठीक कर जाएगा। हमें केवल उसके फंक्शन की मेडिसिन अलग से देना, बाकी का ऑर्गेनोबूस्टर पे कॉन्सेंट्रेट करना। मैंने अपने प्रैक्टिस में कॉन्सेंट्रेट किया। आज मेरा हर लिटरेचर, मैं चाहता हूं, पर मैं इसलिए नहीं चाहता हूं कि आप लोगों का ऐसा लगे कि यार ये पाटीदार सर अपनी जबरदस्ती प्रोटोकॉल्स का शो अप कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं, मैंने तो बहुत सारे मैंने प्रिस्क्रिप्शन लेटर को नोट डाउन करके रखा है कि देखो मैंने ये दिया और पेशेंट को ये रिजल्ट मिला। ठीक है, वो मैं आपको शो जरूर करूंगा, उससे आपको क्राइटेरिया निर्धारित करने में बड़ा इजी होगा कि देखो यार यहाँ पर ऑर्गेनो बूस्टर फलाना दिया, यहाँ ऑर्गेनो बूस्टर फलाना दिया, क्यों दिया, ये ऑर्गन है इसमें ये मेरे, हाँ यार ये ऑर्गन में सर ने कहा था कि जो टिश्यू का चेंज नहीं होता, टिश्यू तो वही होता है।
ठीक है, तो ये ऑर्गन पे ये मेडिसिन काम कर रही, कैंसरोजो ग्रुप का C3 काम कर रहा, देखो यार कितनी जल्दी करेक्ट हो गया। दैट इज द साइंस। ठीक है, याद रखना जब डिसॉल्व फॉर्म में जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ब्लड में डिफ्यूज होकर जाता है और प्लाज्मा के फ्लूइड में डिसॉल्व होता है और एक सिंपल सॉल्यूशन बनाता है केवल कार्बन डाइऑक्साइड का, जो प्लाज्मा के 100 ml में 3 ml होता है, मैं बता चुका हूं। डिसॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्टेड होता है, जो कि ब्लड में टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, केवल 7%। ठीक है, ये डिसॉल्व फॉर्म में जाएगा, टोटल ब्लड का वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का मेजरमेंट किया गया, उसमें केवल 7% इस रूप में जाता है। ठीक है, दूसरा कार्बोनिक एसिड, प्लाज्मा में जो कार्बन डाइऑक्साइड का डिसॉल्व का एक पार्ट वाटर के साथ, आपको पता है दोस्तों अगर कंबाइंड होता है तो H2O और CO2 मिलता है तो क्या बनता है, क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बना। ठीक है, यही याद रखना दोस्तों, इस रूप में कंबाइंड होकर कार्बोनिक एसिड को फॉर्म करता है और इस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बहुत न के बराबर। ठीक है, क्योंकि वहां पर लंग्स में प्रोसेसेस होती है और प्रोसेस में फ्लूइड भी है ना, स्वयं लंग्स के द्वारा जितनी भी एक्टिविटी का वहां इन्वॉल्वमेंट होगा, उस एक्टिविटी के इन्वॉल्वमेंट में ये चीज वहां पर मौजूद होगी, इसलिए वहां के फिजिकल प्रोसेस को मेंटेन करने में थोड़ा बहुत रोल कार्बोनिक एसिड का होता है, ताकि वहां, आपको याद हो मैंने बताया था रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, उस क्रिया में इसका वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए नेग्लिजिबल अमाउंट में ये वहां पर ट्रांसपोर्टेड होकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन करता है ब्लड के माध्यम से एज बाइकार्बोनेट। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर होता है, ये जब वो फिर से टूटता है HCO3 प्लस हाइड्रोजन आयन, ये एसिड कंटेंट, ये एल्कलाइन कंटेंट, ये बाइकार्बोनिक आयन के रूप में बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, यानी लगभग 63% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के जैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसके जैसे। ठीक है, और इसीलिए प्लाज्मा से कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में इंटर करता है, प्लाज्मा से कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में इंटर करता है, आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइंड होकर कार्बोनिक एसिड को फिर फॉर्म करता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये कार्बोनिक एसिड को जो फॉर्म करा तो आरबीसी के इनसाइड रिएक्शन बहुत रैपिड होती है, क्योंकि वहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस होती है, आरबीसी के अंदर एंजाइम होता है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट होता है, उसकी उपस्थिति में ये प्रोसेस होती है और ये एंजाइम रिलेशन को एक्सेलरेट करता है, इस रिलेशन को और ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है, और यही एंजाइम जब रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंट में केवल आरबीसी के इनसाइड में होगा और प्लाज्मा में नहीं होगा, प्लाज्मा में नहीं, केवल आरबीसी में होगा, इसीलिए क्योंकि आरबीसी में प्लाज्मा में की तुलना में कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन एटलीस्ट 200 और 300 टाइम्स मोर ज्यादा होता है। ठीक है, प्लाज्मा की तुलना में आरबीसी में जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ये तो लेस स्टेबल कंपाउंड है, आसानी से टूट जाता है, इसे 200 से 300 गुना आरबीसी में प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए ये कंटेंट बाइकार्बोनेट के लेवल पर बहुत ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए याद रखना कार्बोनिक एसिड बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ऑलमोस्ट सभी कार्बोनिक एसिड 99.9% आरबीसी में ही फॉर्म होते हैं, माइंड इट, जितने भी कार्बोनिक एसिड कंपाउंड होते हैं 19.9% आरबीसी में फॉर्म होते हैं, इसीलिए ठीक है, ये बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में डिस्कम्पोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट में ये कार्बोनिक एसिड यहां पर डिसोसिएटेड हो गया, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है सेल्स में जब ये बाइकार्बोनेट आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इंक्रीज होता है, मोर एंड मोर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एल्किलिटी ब्लड की इसी के द्वारा बनती है, इसीलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन के कारण बाइकार्बोनेट आयन सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से प्लाज्मा में डिफ्यूज हो जाता है, ये बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में जाकर डिफ्यूज होता है, दैट इज द फैक्ट। इस कारण से हमारे ब्लड की एल्किलिटी बनी रहती है। लेकिन जब कार्बोनिक कंपाउंड की बात की जाएगी, लगभग 30% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक कंपाउंड के रूप में आपके ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है। अगर ये देख रहे हो तो आपको एक चीज समझना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होकर ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, इस तरह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होकर
कार्ब हीमोग्लोबिन या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। याद रखना, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जब कंबाइंड होगा प्लाज्मा के साथ, तो कार्ब हीमोग्लोबिन या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइंड होकर कार्ब अमीनो प्रोटीन के रूप में कहलाता है या फॉर्म करता है। ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, वहां पर याद रखना, कार्ब अमीनो प्रोटीन आपस में मिलकर कार्ब अमीनो कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोटीन के साथ कंबाइंड होकर हीमोग्लोबिन को एक लूज बाउंड बनाता है, बहुत लूज बाउंड होता है, जहां जरूरत होती है वहां टूट जाता है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड इजीली एल्वियोलाई में रिलीज होता है। ठीक है, और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन होता है और हीमोग्लोबिन होता है, एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइंड में ट्रांसपोर्टेड होता है, वो बहुत ही लेस होता है दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बिनेशन में अमाउंट को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके कंपेयर में। आप देखो वो कितना होता है, 63%, लेकिन यहाँ पर ओनली 30%। इसीलिए ये प्लाज्मा में प्रोटीन के क्वांटिटी के कारण केवल एचबी की क्वांटिटी का हाफ कंडीशन होती है दोस्तों, और इसीलिए इस रूप में यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये जितना रेस्पिरेटरी प्रोसेस के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में था, ये मैंने आपको सब बता दिया। अब लास्ट हमारा जो चैप्टर है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम कल देखेंगे। इसके बाद हम लोगों का बहुत सारी चीजें हैं जो वन बाय वन हम समझते चले जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी कोरी सर, गायब रहे हो बहुत दिन। कोरी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत दिन गायब सर, जबरदस्त नॉलेज दे रहे हैं सर, आप मानना पड़ेगा। तो सर फीडबैक तो मेरे पास 100+ है सर, लेकिन समय बर्बाद नहीं करूंगा, और भी हमारे पार्टिसिपेट हैं हमारे इस ग्रुप में जी। तो एक 56 तो के पेशेंट में ठीक कर चुका हूं सर जी। 56, जिसमें सिर्फ पेशेंट ही ऐसे थे जिनको 15 दिन लगा ठीक करने में, बाकी 1 वीक में कंप्लीट ठीक हो गए सर ये लोग। और डायबिटीज की भी मेरे पास में सर वर्तमान में 28 पेशेंट है, 25 के लगभग पेशेंट हैं। इसमें एक पेशेंट के बारे में बता रहा हूँ आपको, ये ओबीज भी 55 to 7 ईयर्स से डायबिटिक भी था, एलोपैथी मेडिसिन भी ले रहा था। आज इसकी मेडिसिन को मैंने सर बंद करवा दिया है मैंने। उसकी डायबिटीज का लेवल इसी मतलब 5 से 6 बार मैंने चेकअप करवाया उसको, कभी भी 140 143, परसों भी 143 था वो। उसकी डायबिटीज अब बढ़ नहीं रही है उससे। अच्छा, उसकी 12 किलो वजन भी इसका कम हुआ है 4 महीने में जी। और बेहतर कंडीशन, लेकिन इसमें खास बात एक ये थी सर कि लास्ट मंथ जब 1 मंथ का जो मेडिसिन लेकर गया था ये, तो प्रॉब्लम थी उसके परिवार में, हॉस्पिटल में आना जाना पड़ रहा था, कहीं बाहर डिलीवरी के चक्कर में 1 महीना बाहर रही वो महिला। लेकिन सर उसने दवा भी नहीं खाई और मेडिसिन भी प्रॉपर नहीं ली है, और मतलब खाने पीने में जबरदस्त बदपरहेजी हुई है। घर से बाहर समोसा भी खाया, चावल जलेबी सब कुछ खाती पीती रही है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो शुगर का लेवल बढ़ा नहीं सर। 143 था, परसों नरसों की बात है, और वजन 1.5 किलो मतलब बढ़ा नहीं, वजन रिड्यूस हुआ उसका, 1.5 किलो वजन और ही कम हुआ दवा ना लेने के बावजूद भी। सर आपकी मेडिसिन वर्क कर रही है? मेडिसिन तो वर्क कर रही है सर, लेकिन आपने जो चीज दी है ना, काश मुझे आप 5-10 साल पहले मिल गए होते सर। पता नहीं क्या मैजिक कर भगवान करवाता मेरे हाथों से। तो ये सब कलाकारी की है सर। ये जब समय होता ना कोरे सर, तभी हम एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, ईश्वर हमें सबसे बांध के रखता है, इसलिए हमने इस ग्रुप का नाम ही एज फैमिली रखा है। ठीक है जी जी सर। ऐसा है सर, कुछ लोग क्या होता है ना, हमसे सेटिस्फाई नहीं है सर, हर कोई नहीं सेटिस्फाई होता। कुछ लोग हैं जो दूसरे ग्रुप में जाकर हमारी इतनी बुराइयां, इतना मेरे बारे में अपशब्द बोल रहे हैं, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, मैसेज पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये वो लोग हैं, वो टीचर्स हैं जिनका धंधा बंद हो गया। ठीक है, धंधा बंद हो गया, मेरी बात को आप माइंड करना।
मैं उनको कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, जो जैसा कर्म करेगा फल वैसा मिलेगा उनको। उनको करने दो सर, भगवान सबको देख रहा है, करने दो यार, उनको। मैं तो सोचता ही नहीं हूँ, आपकी बात चली तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग सेटिस्फाई होते हैं, कुछ नहीं होता है। आप मेहनती हो इसलिए आप सेटिस्फाई हो, जो मेहनत ही नहीं करना चाहता, इस चीज को समझना ही नहीं चाहता, वो क्या करेगा सर। जी जी। जी, ठीक है। जी थैंक यू। जी। जी सुरेश ज्ञानी सर, डॉक्टर सुरेश ज्ञानी सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्ते सर। जी सर जी, ये आपने बताया अभी एक पेशेंट है मेरे पास, उसको 8 ग्राम खून है रक्त है, तो ये दे हाँ, सकते हैं आपने जो बताया अभी? बिल्कुल बिल्कुल, देकर देखो, प्रूव करके देखो, 7 डेज में टेस्ट करा लेना आप, ठीक है। ठीक ठीक है जी, वो जी, आने वाली है और उसको प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही जी साथ में। बिल्कुल आप ये देकर देखो, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। और ठीक है, 7 डेज ठीक बाद आप हीमोग्लोबिन चेक करा के ग्रुप में डालना, फीडबैक आपका ठीक रहेगा वो। जी, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक जी है जी, जी, धन्यवाद। फिरदौस आलम सर, डॉक्टर फिरदौस आलम सर। हेलो। फिरदौस सर। जी। हेलो। हाँ सर, बोलिए, आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रहा सर आपका। अरे मेरे को आ रहा है, आप बोलिए। जी राकेश सर। राकेश सर। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बॉस। सर एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे हम्म। कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ इसमें। पहली बार ऐसा हुआ है, मेरे को थ्रॉट के लेवल पे कंफ्यूज हूँ। जी इनर इनर उसमें जो थ्रॉट में है सर, काफी स्वेलिंग है, पेशेंट को डिफिकल्टी हो रहा है, मतलब 6 मंथ से डिफिकल्टी है, वो कुछ खा नहीं पा रहा है सर। रोटी हाँ। नहीं खा पा रहा है, वो सिर्फ चावल या सेमी सॉलिड खा पा रहा है सर। हम्म। सर तो इसमें ये अब मैं किसको फेरिंजाइटिस मानूं कि ये क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस मानूं सर इसको? सर देखो, अगर आप थ्रॉट इन्फेक्शन बोलते हो तो उसमें ट्रेकियाइटिस, लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस ये सब होगा, बुक्कल कार्ड ये सब आ गया। जी प्रोटोकॉल ऑर्गेनो, अगर आप फंक्शन ठीक कर रहे हो, आप देख रहे हो स्वेलिंग है, स्वेलिंग है जी तो इन्फ्लामेशन है। जी C13 पर आ जाओ, ठीक है। जी C13 पे आ जाओ, गैंग्रीनल फोर्ट सेकंड, C13 वाला ऑर्गेनो बूस्टर सेकंड, ये दोनों अल्टरनेट करा दो, बाकी कुछ मत चलाओ, ठीक है। और थ्रॉट के लेवल पर जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ ना, S10P3 वाला, ये लिखा हुआ जी सर। जी है जी ना, जी सर। इसमें केवल C5 ऐड कर दो, ठीक है। और ऑलरेडी आप गैंग्रीनल फूड दे रहे हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको दे जी दो आप। और गार्गल कराओ आप A2, C5 या C13, ठीक है। F2, जी Ver1, G और W का, आप देखो कितनी जल्दी रिजॉल्व होता है। वो खाने पे लग जाएगा सर, विद इन लिमिटेड 15 दिन के अंदर वो बिल्कुल खाने लग जाएगा, आप देख लो, चेक कर लेना। जी सर, मैं देता हूँ कि रेगुलर हो रहा है सर। इसमें P2 डालूं क्या? अच्छा, अलग डाल से सकते तो दिया अपन ने। हैं। आप ऑलरेडी गैंग्रीनल फूड दे रहे हो ना सर, जी जी, दे दिया सर। या ऑर्गेनो बूस्टर C13 दे रहे हो, दोनों में P2 है, जी जी जरूरत सर। ही नहीं एक्स्ट्रा करने की। जी जी सर। जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया लेक्चर के लिए भी। और सर दो शब्द ये कहना चाहूंगा कि आपने पूरा चला के हमको कंप्लीटली परोस के दे दिया। अब इसके बाद थोड़ा बहुत दिमाग हमें अपना लगाना पड़ेगा। गाड़ी दे दी, फर्स्ट गियर लगा के दे दिया, अब उसमें कैसा अपने को लगाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे नॉलेज के ऊपर करता है, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर करता है। बिल्कुल बाई सर। चांस कभी दिक्कत आती है सर, लेकिन ऐसे क्या होते हैं लंगड़े घोड़े की, भाई वो दिन भर ही मतलब आपके ऊपर डाल दिया तो वो डिपेंडेंसी हो गई कि आपने नहीं बताया तो मतलब आप एक अच्छे ट्यूटर नहीं हो। ये गलत बात है सर, जी बहुत ही गलत बात है। और इस तरीके का सर ये जो करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, इनको अपना सर साल भर के बाद इनको जवाब मिलेगा अपने प्रोटोकॉल से सर, और इतना तगड़ा तगड़ा करारा जवाब मिलेगा सर कि वो बिल्कुल उनकी नींदें आराम हो जाएंगी सर। जी और अपने पूरे जितने ये बोलते हैं कि प्रोटोकॉल चाहिए, वो सब प्रोटोकॉल्स इसमें उसमें सर बहुत लॉट अपने इतने डिफरेंसेस हैं कि पूछिए मत। वहाँ खाक छानते रहते हैं, उनको मालूम कुछ भी नहीं है, खुद को नहीं मालूम है और दूसरों पे कमेंट करते हैं। अब बोलना नहीं चाहिए, अपन इनके विवाद में पड़े, इनको जवाब दें कि अपना टाइम वेस्ट करें उनके साथ। बिल्कुल, आप तो उस ग्रुप में हो, आप तो देखते ही हो। मैंने कल नाइट में देखा, वो मतलब गधों को। अब मेरे को ऐसा लगा कि जवाब तो जरूर देना चाहिए, लेकिन मैंने कहा दो तीन अब फीडबैक के साथ जवाब इनको मिलेगा। अब ये ऑर्चाइटिस वाला मैंने नाइट में जो केस हैंडल किया, उसकी अभी रिपोर्ट आ जाए, क्या कंडीशन है, 12-1 बजे तक आ जाएगी। उसके बाद सर अब देखो इनको पोस्ट करके वहां डालूंगा, अब पक्का डालूंगा उसमें, क्योंकि ये जवाब वहां से जाएगा।
सर अब क्या राकेश होता है भारद्वाज, सर बुरा उस बात का नहीं लगता है, जिन लोगों का ग्रुप है उस ग्रुप में बहुत लीजेंड लोग हैं, जी जी समझदार लोग हैं। जी अगर आप ग्रुप बना सकते हो तो इस तरह के कंसाइनमेंट, या तो आप साइलेंट मोड उनको कह रहे हो कि हाँ आप तो बोलो पाटीदार को तोड़ो, ठीक है, साइलेंट सिक्योरिटी है ना सर, यही समझ में आता है। यही समझ में आता है ना। मैंने मेरे पिताजी को दिखाया, मैंने कहा पापा ऐसा है, बोले हाथी चलते हैं ना तो कुत्ते हाँ भौंकते हैं, है तू काम एग्जैक्टली सर, करता है, तू एग्जैक्टली जी ईमानदार है ना, तेरे प्रति ईमानदार है। मैं ईमानदार हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं इनसे, ठीक है। आपको पता होगा राकेश सर, उस ग्रुप के वो महानुभाव जो सीनियर हैं, वो 300-300 रुपए फीस लेकर प्रोटोकॉल डालते हैं, जी, ठीक है। ये फैक्ट है उनका, सत्यता है ये। लेकिन बिल्कुल होगा सर। हम लोग नहीं करते सर। हम लोग तो, हमारे सब भाइयों को मेरे पास जितना समय होता है मैं बराबर बताता हूँ, एक को भी नहीं छोड़ता हूँ। आधा घंटा अभी भी मैं देख रहा था और बात करते करते 7 लोगों को प्रोटोकॉल बताए मैंने, आप जी देख सर, सकते हो मेरे पास जी बिल्कुल। सारी चीज, मैं हर चीज को मेंटेन करने की कोशिश, जितना समय मुझे मिलता है। ये देखो पवन जायसवाल जी देवास है, उनको मैसेज आया था, मैंने उनको जवाब दिया, ठीक जी है। जी सर, मेरा जी काम जितना मुझे समय मिलता है मैं करता रहता हूँ, नहीं मिलेगा तो भाई मैं भी अकेला इंसान हूँ यार। अब आप तो मेरे साथ 2 दिन रहे हो राकेश सर, आपको पता है कि मेरी स्थिति क्या है। सर बिल्कुल। हम हमारी स्थिति से ही समझ जाते हैं, जब हमारी ऐसी स्थिति और आपको 3 लेक्चर लेना और इतना सब करना है तो क्या इफेक्ट होता है। हम तो हमें भी परेशान हो जाते हैं, हमारे ही लेक्चर चले जाते हैं, कितना वो होता है, तो आप कैसे सर मेंटेन करते हैं। मैंने इसीलिए निर्णय लिया है, मेरी ये लास्ट क्लासेस है, अब नहीं लूंगा मैं, क्योंकि गधे के सामने। हाँ, ये एक चीज मैं दावे से कहता हूँ, मैंने ऐप इसीलिए बनाया कि आते सालों में मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा ना, मैं एक एक जो सब्जेक्ट है, जैसे पीडियाट्रिक्स है, सर्जरी है ना, इसके पूरे वीडियोस डालने वाला हूँ। और वो जी हमारे ग्रुप वाले जितने मेंबर्स है सबको फ्री रहेगा। वो जी एक स्पेशल ग्रुप बनेगा, बस उसका जो मेंटेनेंस चार्ज है 184 रुपए, सर मैं 65,000 रुपए दे रहा हूँ वेबसाइट का हर साल बिल्कुल। का। सर तो लगता है बहुत फाल, लगता है। फालतू में क्यों आप लोगों के लिए पैसा वेस्ट कर रहा हूँ। 65,000 रुपए साल में दे रहा हूँ वेबसाइट का और ऐप का, ठीक है। ये इसलिए दे रहा हूँ, टेलीग्राम में चोरी होती है, जी, मेरा भी हक बनता है यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो 200-500 रुपए तो मैं भी कमा सकता हूँ। सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं सर। तो इतना मैं जो दूंगा ना, वो ऐसा रहेगा, पूरा ईएच से जुड़ा हुआ है, पूरा ईएच से जुड़ा हुआ है। और ये एबिलिटी होगी हमारे डॉक्टरों की कि पूरे भारत में हमारे डॉक्टर जैसा कोई डॉक्टर मिल जाए तो मैं मूंछ कटा के घूमने को तैयार हूँ। आप देख लो, नहीं, अभी अभी जो नए डॉक्टर्स है ना, उनकी वो देखो सर, एक ने मुझे बताया कि एक पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो बोले आपका मैंने लेक्चर सुना था, तो मैंने उसको S11A3W का स्मेल दिया 1000 का, और डरते जी डरते दिया। और उसी S11W को A3 के साथ मिलाकर मैंने गर्दन पे लगा दिया। सर मैं हैरान हूँ, बोले एक बार दिया, केवल एक बार, जी और उसके बाद से अभी तक उसको न तो चक्कर आए हैं और न उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस हुआ है। जी सोचिए आप, ये बिल्कुल। 3 दिन पहले की बात है और आज 3 दिन हो गए, बोले अभी तक उसको, मेरे को रोज मैसेज कर रहा, सर अभी भी नहीं आए चक्कर, ठीक है। ये कॉन्फिडेंट है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, पूरा चलिए। हाइपोटेंसी सर आपसे स्टार्ट हुआ, नहीं तो लोग 200 से 100 से ऊपर, 200 से ऊपर नहीं मैंने कभी देखे थे। मैं भी देख रहा हूँ, इतने साल से मैं भी वॉच कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है। आज वो 1000 की बात करने लगे हैं, 2000 5000 की बात करने लगे हैं, कुछ ने 10,000 रुपये भी मुंह खोला है, ऐसा नहीं है कि नहीं खोला है। बहुत आपके इससे चेंजेस आए हैं, लेकिन क्या होता है सर कि वो किसी को कहते हैं ना कि जबरदस्ती हिलाने के लिए, मॉरल तोड़ने के लिए ये सब हथकंडे, हल्के टाइप के हथकंडे अपनाए जाते हैं, और वही है और कुछ नहीं है। सर उनको उनको पता नहीं है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। नहीं नहीं सर, वो तो ऐसा होना ही चाहिए, अपने को अपने काम की तरफ कंसंट्रेट होना चाहिए, ताकि और कुछ नहीं। उनको जवाब समय देता है, और आपके स्टूडेंट्स हैं ही सर जवाब देने के लिए, एक से एक बैठे हुए हैं, सब अपने टाइम पे इसमें जवाब तो देंगे। मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ सर, नहीं सारे सर, लोग अपना अपना काम। अभी सबसे बड़ा धमाका करने वाला हूँ, देखो आप, एक साथ 4 कैंसर हॉस्पिटल बन रहे हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। बहुत बढ़िया। अपने अपने दम पर बन रहे राकेश सर, हम जी किसी जी से कोई परमिशन नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम हमारी प्रैक्टिस करते करते ये का कैंसर का वो पूरा चालू करेंगे, ठीक है। जी जी और सर, जी प्रोटोकॉल के रिजल्ट तो आप देखो, सारे लोग बता रहे हैं, कोई मैं अकेला थोड़ी बता रहा हूँ। जी शैलेन जी चौहान ने मुझे फोन करके कहा, कल जी डॉक्टर चरणजीत जी का फोन आया था पंजाब से, वो मेरे जी सबसे, उन्हीं के कारण मैं आज ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ। जी उनसे बात हुई शैलेन चौहान की, शैलेन चौहान बोलता है यार पाटीदार ने क्या हक दे दिया हम लोगों को यार।
मेरे पास बोले मैंने 1 करोड़ का जो हॉस्पिटल है एमबीबीएस डॉक्टर का वो खरीद लिया, बताओ आप। जी और मैं पूरा कैंसर हॉस्पिटल बना रहा हूँ उसको। ये शुरुआत है सर, ये बिल्कुल शुरुआत है बिल्कुल। जी। बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू यहीं वेरी रखते मच हैं। जी। जी।